इलेक्शन का रिजल्ट टाइम पे आ जाता है, एकदम टाइम सीमा पाता है। क्या लड़कों की परीक्षा समय से नहीं हो सकती सर? अरे आप चपरासी बना रहे हैं, IAS बना रहे हैं। अरे निहत्थे लड़कों पर वार करके कौन सा बहुत बड़ा तीर उखाड़ दी सरकार। अधिकार था, लड़के इज्जत किए, ना अधिकार हो आ जाए, प्रशासन भी आ जाए स्टूडेंटों के सामने। एक वैकेंसी में 7 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 2000 रुपए की नौकरी के लिए हम सब 10-10 साल यहाँ रहेंगे। जिनका ग्रेजुएशन, जिनका 67 नंबर क्वालिफाई है और हम 76 नंबर पर क्वालिफाई नहीं है। युवाओं का ही इस देश में कोई रोल नहीं है, बस मतलब उन्हीं के लिए कोई सुनता नहीं। मतलब जिनका प्रोटेस्ट से कोई संबंध नहीं है उनको सबसे ज्यादा मारा गया, बल्कि प्रोटेस्ट वाले भी एक लड़के भी नहीं छुए गए। ये सबसे बड़ा फॉल्ट तो मुझे लगता है प्रशासन का है और सरकारों का है, जिनकी वजह से आज ये स्थिति बनी हुई है। तो ये कहीं असली कल्प्रिट सरकार के रिश्तेदार हैं, सरकार के नाती पोते बन जा रहे हैं और हम सब उसमें मार खा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हम लोग इस समय लल्लन टॉप टीम जो है वो इस समय सलोरी में है। सलोरी है प्रयागराज में। इस शहर का नाम कालांतर में इलाहाबाद हुआ करता था और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हुए हैं। आरआरबी की परीक्षा का प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों पे पुलिस द्वारा हिंसा की गई और पुलिस ने कहा कि इन्होंने भी रेल ट्रैक को जाम किया था। तो इन सब के बाद ज़रूरी होता है कि छात्रों से उनके मसले सुने जाएं, परीक्षाओं को लेकर उनकी तमाम स्थितियों को समझा जाए। आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं ना? तो देखिए, मैं दो चीज़ बता दूं आपको। बहुत माहौल टेंस है, आप लोग भी जान रहे होंगे। वो देखिए पुलिस वाले भैया मोबाइल से वीडियो भी बना रहे हैं उधर। उनको भी डर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आप लोग को भी डर लग रहा है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हमको भी डर लग रहा है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो हम तीनों लोग, हम पुलिस और आप लोग कोशिश करेंगे कि गड़बड़ ना हो। जब यहाँ पे बातचीत हो जाएगी तो आप सभी लोग कानून सम्मत तरीके से व्यवहार करेंगे, हम भी करेंगे और पुलिस से भी ये आशा है, पुलिस कानून सम्मत व्यवहार करेगी हम सभी से। तो हम लोग स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं और स्टूडेंट से बातचीत करेंगे जो इलाहाबाद में या प्रयागराज में रहने वाले लोग हैं, बच्चे जो कई ज़िलों से आके पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, ख़ासकर यूपी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो हम उनसे थोड़ा सा मिजाज समझने की कोशिश करेंगे। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रेड 4, ये CBT 1, CBT 2, इस पूरे पचड़े को समझने की कोशिश करेंगे। 25-26 तारीख को क्या हुआ थोड़ा उसको समझने की कोशिश करेंगे और बहुत छोटे में और बहुत संक्षिप्त में हम लोग अपनी बात रखेंगे, बिना किसी नारेबाजी के और बिना किसी आक्रोश के। आक्रोश आप लोग के अंदर है, लेकिन अच्छा वक्ता वही है जो आक्रोश को सही तरीके से शब्दों में रख सके। ठीक है, तो कौन बात करेगा पहले बता दे मुझसे। तुम बात करोगे? अरे गजब यार, क्या नाम है आपका? राहुल नाम है, अम्बेडकर नगर से आए हैं। अम्बेडकर नगर के रहने वाले हो? जी। कहाँ के यहाँ रहते हो? यहाँ सलोरी में ही बगल में रहते हैं। 3-4 साल से NTPC और यही ग्रुप डी के लिए लगे हैं सर। मतलब लगे थे NTPC में तो हुआ ही नहीं। 75-76 नंबर था, लेकिन मेरिट इतना हाई चली गई, 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला। एक चीज़ सुनो, हमको पहले ना कैमरे पे और यहाँ पे लोग बच्चे जो खड़े हैं, मतलब कई सारे लोग होंगे जो NTPC RRB नहीं समझते होंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि ये होता क्या है एग्ज़ाम, अगर तुम समझा सकते हो फोन कैमरे पे दोस्त। RRB NTPC जो रेलवे का एक बोर्ड है वो करवाती है एग्ज़ाम। तो जिसमें ये NTPC जो होता है नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है, जिसमें टिकट कलेक्टर और मतलब और पोस्ट भी आते हैं जितने नॉन टेक्निकल के टी ग्रुप के पोस्ट होते हैं। उसका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन 2019 में आया, फिर परीक्षा डिले हुई। हम लोग 2021 में प्रोटेस्ट किए, लास्ट में ट्विटर कैंपेन चलाएं तो एग्ज़ाम हुआ। फिर ट्विटर कैंपेन चला, 2022 के लगभग रिजल्ट आया जनवरी में। आप रिजल्ट का कट ऑफ देखिए, अरे 92-95 मेरिट चली गई। किसी का 35 नंबर बढ़ा, किसी का 25 नंबर बढ़ा, किसी का कोई नंबर नहीं बढ़ा। और चलिए वो तो जो था ही, ज़्यादा प्रोटेस्ट का विरोध नहीं हो रहा था। अब ग्रुप डी भी आ गई उसी में। अब बताइए, ग्रुप डी लड़के तैयारी करते थे, चलिए NTPC में नहीं हुआ, हम ग्रुप डी देंगे, ग्रुप डी में हो जाएगा, उसके लिए लगे रहे लड़के। अब एकाएक 10 दिन पेपर बाकी है, आप CBT 2 लागू कर दे रहे हैं। अरे आप चपरासी बना रहे हैं, IAS बना रहे हैं। CBT 1, CBT 2 क्या होता है दोस्त? CBT फर्स्ट एक बार आप पेपर क्वालिफाई किए, प्री दीजिए, मेंस दीजिए। और ग्रुप डी चपरासी जैसे नौकरी में, मतलब आप बताइए ग्रुप डी में मतलब 2 लेवल क्वालिफाई करवाएंगे। पहले आप बताए होते, जैसे जब नोटिफिकेशन आपने दिया उस टाइम आपने बताया होता। अब 15 आपका कहने वाला जब 19 में विज्ञापन आया उस समय ये बात सरकार को साफ करनी चाहिए, सरकार को बताना चाहिए तब। अच्छा, अब 10 दिन पेपर बचा है, आप बताइए तो 1 की तैयारी करेगा लड़का कि 2 की?
CBT 1 और CBT 2 में कितना डिफरेंस होता है दोस्त? यही जितना NTPC में करवाए हैं यही हाल उसमें भी करवाएंगे, बताएंगे हम 20 गुना लेंगे, उसके बाद एक एक लोगों को 4-4 जगह रोल नंबर दिखाएंगे, उसके बाद उसमें भी छटनी तैयारी करेंगे ये लोग। ज़्यादातर जोड़ इनका प्राइवेट करने का है और लड़कों को ज़्यादातर ये जुमला मतलब बेवकूफ़ बनाए रही सरकार। अब बताइए, इलेक्शन इतनी बड़ी जनसंख्या का इलेक्शन टाइम पे हो जाता है, इलेक्शन का रिजल्ट टाइम पे आ जाता है, एकदम टाइम सीमा पर आता है। क्या लड़कों की परीक्षा समय से नहीं हो सकती सर? इतनी उससे ज़्यादा तो जनसंख्या होगी नहीं। हम जानना चाहते हैं उससे ज़्यादा जनसंख्या है नहीं सर। आप देखते हैं। हाँ बताइए बताइए। और दूसरी बात जैसे पुलिस वालों ने पीटा सलौरी बघाड़ा में, पहले बताइए सर 5-7 दिन शांति से प्रोटेस्ट चला, ट्विटर कैंपेन हम लोग चलाए, तब प्रशासन कहाँ थी? दिख नहीं रहा था क्या सर? तब सरकार को नहीं दिख रहा था जब हम लोग ट्विटर पे हर जगह ट्रेंड कर रहे थे? अरे निहत्थे लड़कों पर वार करके कौन सा बहुत बड़ा तीर उखाड़ दी सरकार। अधिकार था, लड़के इज्जत किए, ना अधिकार हो आ जाए, प्रशासन भी आ जाए स्टूडेंटों के सामने। अच्छा, यहाँ से भी कोई बता रहा था NTPC और RRB के बारे में। कौन बोल रहा था दोस्त? आप बोल रहे थे? क्या नाम है? सत्यम पांडे सर। सत्यम, क्या करते हैं सर 2018 से NTPC और ग्रुप डी का तैयारी हम कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हो आप? यस सर। अच्छा ठीक है, बताइए सर। सर रेल मंत्री आते हैं और वो बोलते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख फॉर्म गिरा हुआ है, उनको शर्म तो आती नहीं है। 2.5 करोड़ ना, 2.5 करोड़ उन्होंने कहा था। की बात कर रहे हैं। ग्रुप डी का 2.5 करोड़ पड़ा है, NTPC का उससे कम है। NTPC उससे कम है। 1 करोड़ 26 लाख। रेल मंत्री बेरोजगारी बढ़ गया है और ग्रुप डी का 2.5 करोड़ फॉर्म है। नहीं 2.5 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 15 लाख के लगभग है ग्रुप डी में। दोनों मिला के 2.5 करोड़। दोनों मिला के 2.5 करोड़ फॉर्म भरा गया है। अच्छा ठीक है, तो दोनों मिला के 2.5 करोड़ फॉर्म भरा गया है दोस्त। हाँ आप बताइए क्या कह रहे हैं? वो रेल मंत्री आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोलते हैं कि 2.5 करोड़ फॉर्म गिरा हुआ है, 2019 का वैकेंसी है सर। और उनको ये बात बोलने में शर्म भी नहीं आती, इतना बेरोजगारी है। एक महीना पहले नोटिफिकेशन देकर वो बोलते हैं कि वो 2 CBT 2 भी होगा और 1 भी होगा, CBT 1 भी होगा और 2 भी होगा सर। यार आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है, मतलब कोई अगर मेरे जैसे एकदम लेहमैन को समझा सके कि CBT 1 में क्या होता है, CBT 2 में क्या होता है, क्या पढ़ना होता है, कैसा एग्जाम आता है, कैसा प्रश्न पत्र होता है? कौन कोई बता सकता? एकदम लेहमैन की तरह समझाना है, टीचर की तरह। कौन बताएगा? तुम बताओगे? क्या नाम है दोस्त आपका? नैतिक कुमार सिंह सर। नैतिक कुमार जी सर। हाँ, जी बताओ सर। नैतिक। सर देखिए CBT 1 जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें सर मैथ, रीजनिंग और ये GS, ठीक है सर, GS में आ गया ऑल ओवर। तो सर वही सेम पैटर्न CBT 2 में भी होता है। तो ग्रुप डी की परीक्षा में सरकार से सिर्फ यही निवेदन था कि आप 20 दिन पहले लड़कों को दे रहे हैं कि इसमें CBT 2 होगा, और ऐसा जैसे 2019 में हम लोगों का फॉर्म भराया गया, तब ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं था, तब उसमें यही था कि सिर्फ CBT 1 होगा। CBT 1 जो निकाले तो CBT 2 भी देना। हाँ सर। अच्छा यस सर। और CBT 2 जो होता है, मतलब जो अगर सामान्य ज्ञान कहता है कि CBT 2 1 से हाई होगा। यस सर। यस सर। तो मतलब छात्रों को डबल एग्जाम देना पड़ेगा तब आगे। यस सर, ग्रुप डी में शॉर्ट लिस्टिंग वाला प्रोसेस है। यस सर। फिर उसके बाद मेडिकल, फिर उसके बाद ये है सर फिजिकल होगा। फिजिकल में सर आपको दौड़ के दिखाना होगा। फिर उसके बाद मेडिकल होगा। फिर उसके बाद तब जाके आपकी कहीं नियुक्ति हो सकेगी। फिर सोचिए, फिर उसके बाद सर रिजल्ट का प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है कि लड़के परेशान हो जाते हैं। और वो भी एक ग्रेड ग्रुप डी की एग्जाम है सर, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, यहाँ तक कि सर इससे पहले आई थी SI की एग्जाम आया था, जिसमें कि माइनस मार्किंग का वो भी नहीं था, सीधे एग्जाम दीजिए, सिर्फ एक एग्जाम दीजिए। और उसके बाद प्रोसेस ये है कि UPSI की एग्जाम थी, जिसमें कि आप सिलेक्शन हो जाता है। और यहाँ पे है कि इसमें माइनस मार्किंग है और 2 CBTs देनी होती हैं, CBT 1, CBT 2। उसके बाद फिर आप जाएंगे, फिर उसके बाद दौड़ेंगे, दौड़ने के बाद फिर उसके बाद 35 किलो का बोरा लेके दौड़ना होता है सर। 35 किलो का बोरा लेके दौड़ना होता है। 100 मीटर की आपकी दौड़ होती है। फिर उसके बाद 1 किलोमीटर और दौड़ के दिखाना होता है सर। 1 किलोमीटर और दौड़ के अपना फिजिकल प्रूफ करना होता है। फिर आप उसके बाद तब जाके आपका फिर सिलेक्शन हुआ, नहीं सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद मेरिट बेसिस पे आपको वो सेलेक्ट किया जाएगा सर। फिर उसके बाद जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर अब जो रिजल्ट
फिर उसके बाद सर तब जाके रिजल्ट आपका वो होगा, तब जाके सर आपके सर 2 CBT में आप एग्जाम लीजिए, वो हमें सही है, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप फॉर्म ला रहे हैं उसी समय आप नोटिफिकेशन में दीजिए कि हम एक एग्जाम लेंगे, उसमें उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेंगे बच्चों को, फिर दूसरा एग्जाम हम लेंगे, तो बच्चा उसके लिए अपने प्रिपरेशन करेगा। लेकिन क्या है कि अब 1 महीने पहले तो आप एग्जाम डेट दिए कि हाँ हम अब ग्रुप डी का एग्जाम लेंगे, अब 1 हफ्ते पहले आप दे रहे हैं कि नहीं अब इसमें हम 2 एग्जाम लेंगे। अब एकदम चपरासी लेवल की नौकरी है, उसके लिए 2 एग्जाम, ये एकदम जैसे मतलब बताना है तो समय से बता दो कि तैयारी कर ले लो, आपका कहने का मतलब है। ये लोग इतना विश्वास खो दिए हैं कि लड़कों को पता नहीं है। जैसे अभी आया था, जैसे अभी सर अभी आया था कि 23 तारीख को पेपर होने वाला है, 23 फरवरी को, लेकिन लड़कों का विश्वास इतना खो चुका है बोर्ड की लड़कों को पूर्ण विश्वास नहीं था कि पेपर होगा। बहुत दिक्कत हो गई सर। लेकिन अब जान लीजिए हम लोग मान लो तैयारी कर रहे हैं, इतने में आप 1 महीना बचा नहीं बता रहे हो, अब दूसरा पेपर भी होगा, CBT 2 भी होगा। और हम लोग NTPC पेपर एक साल पहले दिए थे सर, और गोरख वहाँ गए थे पेपर सेंटर वहाँ देने, आगरा गए थे सर। वहाँ जाना आना, हम लोग छात्र हैं सर, 2018 से मान लो फार्म आया है, 2019 जनवरी से फार्म आया है। हम लोग कितना दिक्कत से यहाँ रह रहे हैं पता नहीं सर, लोगों को समझना ही नहीं है सर। अब हम लोग मान लो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ तो काफ़ी दिक्कतें हैं सर। मकान मालिक अपना फंडा चला रहा है, सब अपना फंडा चला रहे हैं। यहाँ का कैसा फंडा चला रहा है सर? मान लीजिए हमारे तो मकान मालिक बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि कमरा रोज छोड़ते हैं, इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि 500 रुपये बता रहे हैं कि अगले महीने 500 रुपये हम अपना रेंट बढ़ा देंगे। और लड़के भागते हैं कि यहाँ नहीं चलते हैं, दूसरे यहाँ लेते हैं सर, उनका भी कोई पता नहीं है। यहाँ काफ़ी ऐसे मकान मालिक हैं जैसे उनके पास 100 कमरा है सर। मान लीजिए एक नॉर्मल बात मान लीजिए 3-3 हज़ार रुपये बिल है, 100 कमरा है सर। सोच लीजिए कोई इनका कोई वो मतलब नहीं है कि आप कितना किराया ले रहे हैं, उसमें कोई टैक्स वैक्स नहीं देना उनको, कोई मतलब वो नहीं है सर। लेकिन यहाँ लड़के कितना दुख से रह रहे हैं। अभी SI का पेपर हुआ था सर, SI ये लोग ऐसे अचानक से करवा लिए हैं SI की, मतलब ऐसे आया कि चलो ठीक है अब SI करवा लेते हैं, चुनाव आ रहा है हमें करवाना ज़रूरी है। उसमें सर अभी हम कोई वो नहीं है, कोई हमारे पास व्यक्तिगत प्रमाण नहीं है, लेकिन उसमें भी लड़के बता रहे हैं 15-15 लाख रुपए घूस लगा है, लड़कों का हुआ है। और सुनाई बातें नहीं सर, 158 सर, 158 क्वेश्चन किसी का सही नहीं हो सकता सर। कोई भी लड़का अगर मुझे बता दे कि मैं बहुत बड़ा टॉपर हूँ, मैं इतना कर लेता हूँ, अनएकेडमिक क्लास करता हूँ, यहाँ करता हूँ, वहाँ करता हूँ, कैरियर बिल पे करता हूँ, अभिनव सर से पढ़ता हूँ, ETC किसी कोचिंग पढ़ते हैं इलाहाबाद में, लेकिन सर मैं वही लड़का आए और जो क्वेश्चन आया है मैं बता दूं सर कि यही क्वेश्चन आएगा, 3 पेपर उनको दे दूं, वो बता दूं कि मैं 3 ही पेपर से 150 क्वेश्चन उठाएंगे, 160 क्वेश्चन उठाएंगे। आपसे ही 3 पेपर से पूछा जाना है सर। मैं गारंटी करता हूं कि इसको 158 क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। क्वेश्चन बता दो कितना क्वेश्चन बता दूंगा, 3 पेपर दे दूंगा सर कि ये 3 पेपर मैं दे रहा हूँ, इसी 3 पेपर से मैं आपको 160 क्वेश्चन दूंगा। ये पढ़ लो, इतने में आ जाएगा सर। और उसी में थोड़ा आंकड़ा बदल देंगे मैथ का, लेकिन करवाता है ऐसे सर। ऐसे लड़के बता रहे हैं कि सर कंप्यूटर से टेस्ट होने, कंप्यूटर से सर मान लीजिए कंप्यूटर से सब कुछ हो रहा है, तो यही सब कंडीशन है सर। सर उसमें सर कोई नहीं, हर जगह होता है ना अपनी अपनी बात सर। देखिए मैं हमारी भावना क्या है, कोई भी नोटिफिकेशन आप निकाल रहे हैं, चाहे एग्जाम ले रहे हैं, चाहे वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो आप समय से एग्जाम करें, उसको नोटिफिकेशन में दीजिए कि हम 1 महीने में एग्जाम करा लेंगे। कि नोटिफिकेशन में दीजिए तो 2 एग्जाम लीजिए चाहे 4 एग्जाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लड़के तैयारी करेंगे उस हिसाब से। अब मान लीजिए ग्रुप डी का आप कर रहे हैं, समस्या ये हो रही कि जो बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म डाले हैं तो रेलवे का जो निजीकरण होने की बात चल रही है, सामने आ रही है, आप लोगों के माध्यम से हम लोग जान पा रहे हैं, तो इसमें वैकेंसी को लेट करते जा रहे हैं। और जैसे जैसे लेट करते जाएंगे तो जो ये शॉर्ट लिस्टिंग का केस बना रहे हैं सर, उसमें बच्चे कम होते जाएंगे और वैकेंसी एटलीस्ट कुछ खाली रह जाएगी, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज हैं, तो उनको जो है निजीकरण करने में मदद मिल सकती है। क्योंकि 2019 से लेकर अब बच्चे कहीं SI में भी चले जाएंगे। जैसे उन्होंने बताया था कि 105 बच्चे लगभग 1.05 वो क्वालिफाइड करेंगे, जैसा मैं जान पाया हूँ। और अभी उन्होंने नियम लाया कि 1 पे 1 ही क्वालिफाई करवाएंगे शॉर्ट लिस्टिंग में। फिर उसके बाद इतनी सारी वेरिफिकेशन, दौड़ भाग, सारी चीज़ें, तो धीरे धीरे क्या होगा, वैकेंसी खाली निकल जाएगी। वो पूरी कहने का मतलब है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करवाना है, इसलिए वो भर्ती नहीं करना चाह रहे हैं या लेट कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। 2024 में ग्रुप डी फिर भर्ती अगर कोई सत्ता बनाता है, 5 साल सरकार चला रहा है, लेकिन छोटी सी वैकेंसी है ग्रुप डी की 5 साल में फाइनल नहीं हो पा रही है। और 5 साल आप आके पूरे सरकार मतलब पूरे भारत पे राज्य करके चले जा रहे हैं। इतनी बड़ी मतलब पोस्ट पे आप चले जा रहे हैं, आप पूरे भारत पे राज्य करेंगे 5 साल, लेकिन एक छोटा सा पोस्ट है, मतलब चपरासी का पोस्ट है, उसे आप फाइनल नहीं करा पा रहे हैं। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है सर कि आप नौकरी देना नहीं चाहते। 2015-16 क्या बोल रहे थे आप सर? सर इसके पहले भी जो NTPC की नॉन टेक्निकल पोस्ट आई थी 18,000, उसमें भी 14,000 पोस्ट हो पाया था। मैं सवाल दोहरा दूं क्योंकि मुझे ये सवाल पूछना भी था किसी से।
ये तो हाँ, ये तो 2019 की भर्ती की बात कर रहे हैं हम लोग। 18-19 की में जो भर्तियां आई थी उसकी बात कर रहे हैं। इसके पहले जो आरआरबी की भर्तियां आई, एनटीपीसी या ग्रुप डी की, उनकी क्या स्थिति हुई, कब हुई भर्ती, कब कंप्लीट हुई, किसी के पास कोई पता है कुछ? 2018 में आई थी। इसके पहले देखिए, रेलवे की जो भी वैकेंसीज आती हैं, विशेष रूप से जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की है या ग्रुप डी की हो गई, ये विशेष रूप से चुनावी भर्ती, अंकित, ये चुनावी भर्तियां होती हैं, ये चुनावी भर्तियां होती हैं। इसके पहले वैकेंसी आई थी सन 2013 में, ग्रुप डी की भी आई थी, रेलवे की जो भी आई थी, वो चुनावी वैकेंसियां होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक आई इलेक्शन से जस्ट पहले, उसके एक जस्ट बाद, दोनों। एक तो मान लीजिए कंप्लीट हो गई जैसे तैसे, उसमें लोको पायलट की थी, ग्रुप डी की थी, वो भर्ती कंप्लीट हो गई क्योंकि इलेक्शन पास में था। ये वाली अब मैं पीछे की मैं आपको बता रहा हूँ, 2013 में आई थी ग्रुप डी की भर्ती, वो कंप्लीट होते 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 2019 तक आई है। 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, वो 2019 तक कंप्लीट हुई। अभी आपने पूछा ना कि पीछे क्या था प्रोसीजर रेलवे का यही रहता है हमेशा से। हाँ, लंबा खींचते हैं 3 साल 4 साल, उसके बाद वेटिंग प्रोसेस रखते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं बारी बारी से। अभी देखिए जो 2018 की वैकेंसी आई थी लोको पायलट की, उसमें वेटिंग में रखे हुए हैं, तो जोन वाइज वो कंप्लीट करते जा रहे हैं। मेरे दोस्त हैं कई लोग, उनका भी नहीं क्लियर हुआ, कई जोन में क्लियर होते जा रहा है। तो रेलवे लंबा बहुत दिन से खींचती रही है, इसमें कोई नई बात, किसी की भी सरकार हो, सरकार से कोई मतलब नहीं, सरकार किसी की भी रही हो, रेलवे स्लेट लतीफी में रही है। मतलब रेलवे डिपार्टमेंट उसका अपना ये एजेंडा रहा है कि लंबा खींचना है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, इस तरीके से। ये बात सही कह रहे हैं। यस सर। किसी की भी सरकार रही हो, रेलवे की रेलवे ढीला वाली। इतना लंबा सिर्फ युवाओं के साथ ही खिलवाड़ क्यों होता है? और हर चुनाव, हर क्षेत्र में चुनाव, हर स्टेट में चुनाव, हर क्षेत्र में चुनाव, हर स्टेट में चुनाव समय से हो जाते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या होती है, हर मतलब चीज़ समय से हो जाता है। बस स्टूडेंटों के साथ कोई वैकेंसी आप देखिए, चाहे यूपी SSSC हो, पूरे 5 साल में 2018 पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आया, 2018-19 बाद एग्जाम हुआ, कैंसिल हुआ, अभी तक एग्जाम की डेट नहीं है कुछ। सर मतलब युवाओं का ही इस देश में कोई रोल नहीं है, बस मतलब उन्हीं के लिए कोई सुनता नहीं। आप बताइए ग्रुप डी के लिए सर, ऐसा तो है नहीं कोई मंत्री विधायक का लड़का ग्रुप डी देने जा रहा है। हम ही निम्न क्वालिटी वाले जो मतलब एकदम मीडियम फैमिली वाले हैं, यही लोग तैयारी करते हैं। इन लोगों को सर कोई मतलब इन लोगों का कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है सर। कितनी पोजीशन खराब है ना घर की, ये सर हम ही लोग बता सकते हैं सर। जिस महीने में मकान मालिक को किराया 2 दिन लेट होता है ना, सर पे चढ़ के टांडो करता है सर। 1-1 रुपया जोड़ के देना पड़ता, भले नमक ना खरीद के लाए, पड़ोसी मांग ले 1 पैकेट नमक, वो मतलब मसाला मांग ले, लेकिन मकान मालिक को किराया सर देना पड़ता है। लेकिन सरकार हम लोगों को 2 महीना बाद एग्जाम होगा, 1 साल बाद एग्जाम होगा सर। नहीं तो पूछिए 20 रुपये का पानी की बोतल यहाँ आता है, पानी नहीं रहता, पड़ोसी से मांग लेते, पैसा नहीं है, आज नहीं ले पाएंगे, या चलो कल देखते हैं कहीं पैसा एडजस्ट होगा तब लेंगे। सर मतलब क्या बताएं सर, मतलब 20 रुपया पानी बोतल आता है सर कि हाँ नहीं ले पाते सर। आज अपनी खुद बात बता रहे हैं, 20 रुपया का पानी की बोतल था सर, नहीं ले पाए हैं। अभी 50 रुपया पार्टनर से दूसरे सुधार लेके आए, सब्जी लेना है सर, जबकि मकान मालिक का 5 तारीख को रेंट है, कहीं से भी देना है, नहीं देंगे वो तांडव करेगा। उसको थोड़ी नहीं पता है कि हमारा एग्जाम नहीं हो रहा है, उसको थोड़ी नहीं पता है कि हम मतलब कुछ नहीं हो रहा है। अब घर से कहेंगे, घर से ये तो है नहीं कि हमारे बाप विधायक हैं, मंत्री हैं, कि ठीक है 10 लाख चला जाएगा, 1 बोरा गेहूँ बेचेंगे, फिर कहीं से उधार लेके ऐसे करेंगे सर। एक समय होना चाहिए सर भर्ती का कि हाँ आपको इस साल में रेलवे की इतनी वैकेंसियाँ मिलेंगी, इस साल में मतलब जैसे सर UPSC का नियम है कि आपको साल में वैकेंसी 1 बार देती है, ऐसे हम चाहते हैं सर हर एग्जाम का एक नियम हो जाए। जैसे UP SSSC इस साल आपको लगभग इतना वैकेंसी इस डिपार्टमेंट में देगी, तो उसी हिसाब से सर हम लोग तैयारी करेंगे। एक निश्चित समय होगा, चलिए 2 वैकेंसी 3 वैकेंसी देंगे, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो हम भाग आएंगे। नहीं तो सर बताइए 2018 में डालें, अभी तक मकान मालिक को 3,500 रुपये महीना दे रहे हैं, 5 तारीख को आपकी हमारा रेंट होगा, नहीं दे पाएंगे सर तो तुरंत मतलब यही कहेगा रूम छोड़ो भाई। 200 पुलिस वाले वीडियो बना रहे हैं, आप लल्लन टॉप पे देख लीजिएगा। और दूसरी बात है सर, इस सरकार से बस एक ही गुजारिश है सर कि मतलब वैकेंसी जो है इसको एक समय पे सर मतलब सबकी निर्धारित किया जाए, जैसे एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से ही कि हर साल वैकेंसी निकाल के UP SSSC का भी नियम कैलेंडर होना चाहिए, कैलेंडर बनना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो समयबद्धता है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। सरकार को इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
एग्जाम कैलेंडर बनने से क्या सहूलियत होती है? 2 बार 3 बार में अगर सर हुआ हमारा तो ठीक है। कैलेंडर में आ गया तो मतलब उनको फॉलो भी करना पड़ेगा। एसएससी है, एसएससी हर साल अपना एग्जाम का वो देती है, जैसे कि आप इस महीने में ये फॉर्म आएंगे, इस चीज़ का एग्जाम होगा, इसके बाद फिर उसका CBT 2 का अगला प्रोसीजर पूरा ये पूरे ईयर में जितने भी विभाग में वैकेंसियाँ हैं वो पूरा रिकॉर्ड देगा कि आपकी वैकेंसी इस समय होगी, इसका एग्जाम इस समय होता चलेगा। वैसे ही हमें मांगे राज्य सरकार से भी और जितने RRB भी हैं, ये भी जो थे ये जो बता रहे थे हमको कि मतलब CBT 1 हो गया। भाई थोड़ा सा जगह दे देना, थोड़ा सा घेरा बड़ा कर लो यार। आधे लोग तो मास्क लगाए हो तो ठुड्डी पे चिपका लिए वही से, ऊपर करो ना। हाँ तो जिसके पास है तो लगा लो, रुमाल है तो वो बांध लो, गमछा मफलर हो तो वो लगा लो मुंह पे। तो एक चीज़ ये है कि जैसे भाई साहब बता रहे थे कि CBT 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद फिजिकल और ये वो मेरिट, मतलब मिला जुला के भर्ती होने में और ज्वाइनिंग लेटर और घर पे, एक सेकंड बात सुन लीजिए, घर पे ये बताने पे कि नौकरी लग गई है 4-5 साल लगेगा, इतना होता है। आप एक पंचवर्षीय सर बीत जाता है। हम 2016 के जूनियर असिस्टेंट के स्टूडेंट हैं सर, हम उसे क्वालिफाई किए हैं। हमारा इंटरव्यू 28 सितंबर को हुआ है, उसके बाद से अभी तक ये फाइनल रिजल्ट नहीं दे पाए हैं। ये समझिए 2016 का अखिलेश यादव जी ने निकाला था जूनियर असिस्टेंट, इनके राज में 2019 में पेपर हुआ, उसके बाद से अभी तक ये 5 साल बीत गया, फाइनल नहीं करा पाए। ये स्थिति है। 5-5 साल सर, एक वैकेंसी में 7 साल लगेगा, 10 साल लगेगा। 2000 ग्रेड पे की नौकरी के लिए हम सब 10-10 साल यहाँ रहेंगे। ये भाई साहब जो बता रहे थे यहाँ पे लॉज में और गेस्ट हाउस में रहने वाले स्टूडेंट की हालत, ऐसा होता है सच में? मतलब कितना फ्रिक्वेंट है ये? लॉकडाउन में सर हम लोग घर पे रह रहे हैं और मकान मालिक 1 रुपया किराया छोड़ना नहीं है। लॉकडाउन में 1 रुपया नहीं, पूरा का पूरा पैसा वगैरह की। और एक सेकंड भाई, हाँ ठीक है, ये लॉकडाउन वाली बात सुन ली। और RRB वगैरह की कोचिंग वगैरह क्या कितना फीस लेती हैं, क्या कैसे पढ़ाई करते हैं अधिकतर लोग? जैसे मुझे आज एक बंदा मिला, एक सेकंड भाई सुन लीजिए। एक जगह मैं गया था, वो जो बघाड़ा में एक लॉज में जहाँ पे पुलिस का घुसने का वीडियो वायरल हुआ था, मैं वहाँ गया था, लोगों से बात की थी, वहाँ बच्चे मिले थे कुछ, तो बता रहे थे कि कई बार सर कोचिंग नहीं करना होता है, ऑनलाइन कोचिंग खान वान सर ऐसा चल जाता है काम। या इधर क्या सीन है? सलोरी तो कहा जाता है गढ़ है भाई, सलोरी, बघाड़ा, दारागंज ये सब तो गढ़ है मान लीजिए। हाँ तो मिनी मुखर्जी नगर कहते हैं इसको। कितना लगता है RRB का फीस? कोचिंग वगैरह करने जाओ तो क्या है? करेंगे सर 20-20 हज़ार रुपया ले लेते हैं। 18,000 का पूरे कोर्स का, मतलब पूरे कोर्स का एक बार कंप्लीट करने का 18,000 20,000। कोचिंग फीस ज्यादा नहीं है सर, कोचिंग फीस हर लेवल में मिल जाएगा सर यहाँ। कोचिंग फीस जहाँ पे मैथ 250 के मैथ से शुरुआत होती है और 10-10 हज़ार तक वसूलने वाले सलूरी में है। मतलब 300 में भी मैथ है, 400 मछली बाजार है पढ़ाई की भी यहाँ पे, ये समझ सकते हैं आप। लेकिन हर लेवल के टीचर पढ़ाने से अच्छे, क्योंकि टीचर भी बेरोजगार, जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आता है कई बार वही टीचर बन जाता है। तो ये इतना पढ़ लिया है कि टीचर बन जा रहा है, उस बेरोजगारी ने टीचर बना दी। ये भाई साहब जो खड़े निकल गई या कुछ हुआ तो आगे बढ़ा। ये भाई साहब पंपलेट बांट करके, मैं इनको जानता हूँ, बताया नहीं इन्होंने कैसे बच्चों ने पढ़ाई करके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ये सच बात है। यहाँ बहुत सारे बच्चे सब्जी की दुकान लगाए हैं, जलेबी की दुकान लगाए हुए हैं, ये केवल अपने जीवन यापन कर किसी तरह कमरा टिका रहे हमारा। तो ये सच्चाई है। और कोचिंग जो यहाँ पे है, फीस की कई कोचिंग में फीस भी माफ़ करती है। कई मकान मालिक ऐसे हैं जिन्होंने माफ़ भी किया है, कुछ छोड़े भी हैं। ऐसे नहीं है कि सब लोग एक हैं, लेकिन ये सच बात है कि मैक्सिमम बच्चों के साथ दिक्कतें होती हैं। जैसे ये साहब हैं, इनके कमरे बताइए अपना कमरा। जैसे सर हम लोग यहाँ फर्स्ट जब वेव आए थे कोविड की, तो उस समय जो है छूट दिए थे, आधा किराया कर दिए थे 5 महीने के लिए। लेकिन सेकंड वेव में सर जब सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति उत्पन्न हुई, उस समय भी हम लोग को भागना पड़ा, पढ़ाई लिखाई एकदम से ठप हो गई और हम लोग एग्जाम भी इसी वजह से शायद UPSC देता हूँ सर तो निकला नहीं। लेकिन उस समय कोई छूट नहीं दी गई, ऊपर से जो उसके बाद ये संदेह किया गया कि आप लोग छोड़ के भाग ना जाओ, इसलिए एडवांस में दो, तो ये समस्या उत्पन्न आती है सर। लेकिन घर वाले हम लोगों के लिए भी तो समय तो निकलना है ना सर। 2 साल गुजर चुके, अब पीछे के 2 साल का हिसाब नहीं है, समय बहुत कीमती होता है। तो कोई भी वैकेंसी हो, हम केवल ग्रुप डी की बात नहीं करते सर, कोई भी वैकेंसी हो समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो समय जा रहा है वो फिर लौट के नहीं आने वाला है। जो वैकेंसी होगी, नहीं होगा तो बच्चे अपने गलती मानेंगे कि हमारी पढ़ाई में कमजोरी थी, हमारी नहीं हो पाया, वो आगे कुछ करना। मैं ना पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ और सवाल पूछूंगा। ये RRB वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, मुझे ही मेरी नज़र है या ये सच में ऐसा है कि इस पूरी वैकेंसी में लड़कियां कम आती हैं? ऐसा है कि सच में? मुझे
लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन कितना है? ठेला खींचने कौन आएगा उसमें सर? ठेला खींचना पड़ता है। गिट्टी 2022 में क्लियर होगी। कौन सी लड़की 3-4 साल वेट करेंगी? किस लड़की घर वाले वेट करेंगे इतना? अगर 2019 वैकेंसी 2024 में क्लियर करेगी तो सभी लड़कियों के घर वाले मात्र 3-4 साल मौका देते हैं। लड़कों को इतना मौका नहीं दिया। हम लोग जबरदस्ती मौका लिए हैं। हम लोग कोचिंग पढ़ाते हैं तब घर वाले रखे हैं हम लोग को। यहाँ पे कोचिंग पढ़ा खुद खर्चा निकाल कर कासूर होते हैं हम लोग, तब पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और हम लोग हालत एकदम खराब होती चली जा रही। 76 नंबर पा के एनटीपीसी में हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? हम इंटर में थे इसलिए नहीं हुआ। जिनका ग्रेजुएशन जिनका 67 नंबर क्वालिफाई है और हम 76 नंबर पा क्वालिफाई नहीं है। किस नंबर पा? नॉर्मलाइजेशन का जो बेस है कुछ पता ही नहीं है सर। किसी बच्चे का 15 बात करने आए हैं ना, तो थोड़ा सा संयम बनाए रखिए प्लीज आप लोग। पुलिस को ये कहने का ना मौका मिले कि आप लोगों ने या लल्लन टॉप ने गलत किया, ठीक है? ऐसा नहीं करने का मौका देना किसी को। सर मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन का क्या बेस है कुछ पता ही नहीं चलता। किसी लड़के का 40 नंबर से मान लीजिए 70 नंबर बढ़ गया, किसी ने का 65 है तो उसका 70 हो गया। ये तो कुछ बेस ही नहीं समझ में आता है सर। एक वो फार्मूला दिए हैं, फार्मूला किसी को समझ में नहीं आता ना। क्या है कि जैसे कि आप क्वेश्चन का एफिशिएंसी आपका रॉन्ग और राइट का जो अगर सही है तो आपको उस हिसाब से नंबर दिया जाएगा। लेकिन उसका कोई हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि किस में कितना नॉर्मलाइज हुआ है क्या नहीं हुआ है। मेरे कुछ सवाल अब 25 और 26 तारीख की घटना को लेकर हैं, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसलिए मैं आप लोगों में जो जवाब न देना चाहे वो पीछे चला जाए और जो जवाब दे सकते हैं वो आगे रहें। आप में से कितने लोग चश्मदीद थे? भाई थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ प्लीज। भीड़ नहीं करो यार। देखो मैं इसलिए कॉशियस हो रहा हूँ। आप लोगों ने वीडियोस पहले भी देखे भी होंगे। मामला सेंसिटिव है ना। अगर एकदम और हाँ एकदम देखिए, इस सब में होता है ना, कभी कभी मैंने इतने साल कवरेज में बिताए हैं, कभी कभी कोई एक इंसान शैतान किस्म का होता है, उसको भीड़ को डिसरप्ट करना होता है, वो डिसरप्ट करता है और भीड़। लेकिन यहाँ पे आप लोग मुझसे बात करने आए हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करने आया हूँ और मैंने वीडियो की शुरुआत में ये भरोसा दिलाया है कि मेरे होते कम से कम मैं स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। तो पुलिस आप अगर कोई गड़बड़ी करते हैं तो आपके सामने मैं खड़ा रहूंगा, ठीक है? आपकी लाठी, आपका गुस्सा मेरे ऊपर फूट जाए मुझे मंजूर है। पुलिस अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई करती है तो आपके सामने मैं खड़ा रहूंगा, ठीक है? तो लेकिन इसलिए स्थितियों को हम लोग कंट्रोल में करेंगे, ठीक है? प्लीज, मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद आप लोग के लिए स्थिति भी खराब हो, ठीक है? हाँ, तो मैं किससे बात कर रहा था दोस्त? मैं तो भूल ही गया। हाँ बोलो। हाँ चलिए, मैं 25 और 26 तारीख की घटना के बारे में बात करना चाहता हूँ। उस दिन प्रयागराज में क्या हुआ था, कौन कौन चश्मदीद है उसका, किसके सामने? आप लोग चश्मदीद हैं इसके? हाँ, आप लोग आगे आ जाइए। बाकी लोग थोड़ा सा लुत्फ लेने वाले हैं, थोड़े बाद समय आएगा, वो लोग आगे आ जाएं। हाँ, जिनके सामने घटना घटी है। क्या नाम है आपका दोस्त? शिवम सर। शिवम। अरे ठीक है भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मास्क ऊपर पहने हो तुम। हाँ, क्या करते हैं शिवम आप? हम सर फिलहाल तो हमने रिसर्च में एडमिशन ले रखा है। कहाँ पे? पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, और यहाँ से एमए इकोनॉमिक्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, और फिलहाल तैयारी चल रही से ही। कोई इकोनॉमिक्स में एमए इकोनॉमिक्स। तो क्या हुआ था दोस्त? 25-26 को हुआ क्या था? 25 और उसके पहले से एक सेकेंड, और मैं दो चीजें जोड़ दूं उसमें। इस पूरे प्रकरण की भूमिका 4 और 5 जनवरी को लिखी गई थी, जब सलोरी में एक बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था, थाली पीटने का आंदोलन हुआ था। तो जो घटना बताए, मुझे कहानी बताए, 4 और 5 तारीख से बताए। कौन बताएगा? बताओ। सर एक घटना मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक पूरा जो इन्वायरमेंट 25 तारीख को जो घटना हुई है, पूरा इंसिडेंस, उसका इन्वायरमेंट काफ़ी पहले से बन रहा है। और इसका जो मेन रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट को लेके है सब।
अनएम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट की एग्जीक्यूशन की पॉलिसी, ऐसा नहीं कि मतलब 4 तारीख को कुछ रैंडम हुआ उसके वजह से। इसके पहले से लगातार सलोरी और इलाहाबाद के अन्य क्षेत्रों में आंदोलन, छात्र जो आंदोलन पे थे उनकी अलग अलग मांगें थीं। 25 तारीख को ऐसा हुआ कि जब NTPC RRB का रिजल्ट आया तो रिजल्ट में एक ही लड़के को कई जगह पे उन्होंने क्वालिफाई करा रखा और 20 गुना उसको बता दिया कि भाई हमने कि 20 गुना बच्चों को क्वालिफाई करा दिया, एक ही बच्चे को 4 बार। गलत लगे तो मुझे बता देना, तो मैं सुनूंगा पूरी। 4 बार उन्होंने काउंट कर लिया। तो इसके लिए भाई अभी हमको अगर आपने 20 गुना में 20 गुना क्वालिफाई करा रहे हैं और अगर सबको एक ही बार क्वालिफाई कराते तो बच्चों की संख्या ज़्यादा होती, लेकिन आपने एक ही बच्चे को 4 बार करा दिया तो बाकी बच्चे जो थे वो पिछड़ गए। और इसमें कोई ऐसा तुक ही नहीं बनता है कि ना एक ही लोग को 4 जगह पे आपने क्वालिफाई करा रखा है। तो उसके लिए हमने भाई अपना प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट में ऐसा मतलब इन्वायरमेंट बना कि भाई थोड़ी सी कैजुअलिटी हो गई। अब कैजुअलिटी हो गई तो वहाँ पे पुलिस की बर्बरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। छात्र ऐसा नहीं था कि उन्होंने मतलब कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे ऐसी स्थिति आ जाए। और ट्विटर पे भी हम करीब 20 पहले सर हम लोग 5 दिन टोटल ट्विटर कैंपेन चलाया, शांति से आंदोलन भी किया, सरकार से मांग भी किया सर। पहले 90 लाख लगभग हम लोगों ने ट्वीट किया था सर, लेकिन सर कोई सुना ही नहीं। फिर हैशटैग बंद कर दिया गया, हम लोगों को ट्वीट ही नहीं होता रहा। फिर भी हम लोग शांति से प्रोटेस्ट करते रहे सर। अब यहाँ कोई लड़का असला लेके बम लेके तो वहाँ गया नहीं था स्टेशन पे कि मतलब हम ये करेंगे, आतंकवादी गतिविधि कर रहा है। अब उसी भीड़ हटाने के लिए ठीक है आप भीड़ हटाइए, ठीक है हम लोग कमरे में चलेंगे। अब इतने बड़े तो आतंकवादी थे नहीं हम लोग। अभी उसके बाद में कमरे पे आने बाद में आएंगे, अभी वो घटनाक्रम जानना है। कहाँ गए आप? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश यादव है सर। सर मैं PhD का स्टूडेंट हूँ। जी सर, जब पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से मैं सर यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा PG और ग्रेजुएशन हुआ है। सर आपने पूछा कि जो 5 तारीख से ये पटकथा थी, सर 5 तारीख जो 4 तारीख का आंदोलन रात में हुआ था, उसमें ये था कि वो शिक्षक जो वैकेंसी थी नहीं उसमें नहीं एक सेकंड नहीं वो तात्कालिक मुद्दा ये था कि जो है कि शिक्षक की वैकेंसी इन्होंने कहा। मुद्दा ये था कि जो है कि उसमें SI के लिए भी था कि जो उसमें धांधली का आरोप है, बहुत सारे लड़के जो है कि उसमें पूरा के पूरा जो है कि क्वेश्चन सही कर गए हैं। तो ये मतलब मुद्दा वहाँ से स्टार्ट था। लेकिन जो तात्कालिक मुद्दा था कि उस समय ये जो आचार संहिता आने वाली थी, तो आचार संहिता के दबाव में कि ये लड़के अपनी मांग को लेकर के कि सरकार दबाव में आचार संहिता आ जाएगी तो वैकेंसी जो है कि चाहे वो SI का मुद्दा वो भी रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं निकाल रहे थे। दूसरा जो है कि मुद्दा ये था कि 97,000 जो है कि जो शिक्षक के थे वो एक मतलब इन्होंने कहा कि ये बाकायदा सरकार ने कहा है कि ये पद खाली है। तो उस समय लड़के दबाव बना रहे थे कि आप वैकेंसी दीजिए, ये वैकेंसी दीजिए। उन्होंने 17,000 की हामी भरा लेकिन पूरी वैकेंसी नहीं था। तो एक मुद्दा ये था कि वैकेंसी बढ़ाया जाए। तीसरा मुद्दा ये जो था कि SSS के जो मतलब लेखपाल और इन सब के संदर्भ में थे। ये सब मुद्दे एक साथ हुआ और लड़कों की ये घबराहट थी कि जो है कि एक आचार संहिता लग जाएगी तो हम लोग फिर से बेरोजगारी के वो चले जाएंगे। सरकार बदलेगी या सरकार यही रहेगी तो ये अपनी नीतियों पे कायम रहेगी, या सरकार बदलेगी तो फिर उस 4 और 5 तारीख को आपका आंदोलन हुआ उस दिन। हाँ, आचार संहिता लगने के पहले एक बार आवाज उठाई जाए, ये बात हुई। ठीक है, बिल्कुल यही। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद से जब ये चीजें वो आचार संहिता बीच में लग गई, लड़के और जो है कि वो अपने करियर को लेकर के इधर 3 साल कोरोना में गया और कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये एक वो था। और इसमें आग डालने का घी का काम जो किए हैं वो NTPC जो रेलवे के जो गतिविधि थी ग्रुप D, तो उसमें जो है कि ये आग में मतलब उसमें क्या अचानक से आप भाई कि मतलब जो है कि ग्रुप D के लिए आप जो है कि सेकंड एग्जाम लेने लगे, वो नोटिफिकेशन में था। बता दिया मुझे। बिल्कुल सर, घटनाक्रम पे आना वो लोगों ने बताया मुझे। जी मैंने सुना है। तो उसी के विरोध करने के लिए जो है कि छात्रों ने मतलब कॉल किया कि भाई हम लोग जो है कि शांतिपूर्ण से ये सरकार को बताना चाहेंगे कि ये आपकी नीतियाँ गलत हैं। उस संदर्भ में जिससे वो बघाड़ा डेलीगेसी में यहाँ से भी लड़के गए थे, हर जगह से लगभग आए थे कि भाई हम लोग वहाँ से चल के कुछ मतलब कि अपना थोड़ा सा प्रोटेस्ट करेंगे और यूनिवर्सिटी चौराहे तक जाएंगे। तो वहाँ पे ये घटनाक्रम वहीं यूनिवर्सिटी ये बघाड़ा क्रॉसिंग में कुछ भाई हो सकता है अराजक तत्वों ने भीड़ हो जाती है तो उसमें थोड़ा सा पत्थरबाजी हो गई। तो वहीं पे जो है कि जो सड़क पे मारना चाहिए था स्टूडेंटों को, सड़क पे मार के अपना थोड़ा सा भाई इधर उधर कर लेते। अब उसमें जो बहुत सारे जो है कि वो बेगुनाह छात्र अपना हॉस्टलों में बैठ के पढ़ रहे थे, उसमें जाकर के एकदम लड़कियों के हॉस्टल में घुस जा रहे हैं, लड़कों के हॉस्टल में घुस जा, जो पढ़ रहे हैं मतलब जिनका प्रोटेस्ट से कोई संबंध नहीं है, उनको सबसे ज़्यादा मारा गया। बल्कि प्रोटेस्ट वाले भी एक लड़के भी नहीं छुए गए। मेरा एक दोस्त
पूरा फट गया है सर, पूरा कटोरी फट गया। 1.5 लाख रुपए ऑपरेशन में लगा यूपी यादव के यहाँ। 1,25,000 रुपये में सर ऑपरेशन लगा, पूरा फट गया उसका। अम्बेडकर नगर चितई पट्टी गाँव का है, पूरा फट गया। 1,25,000 रुपये ऑपरेशन में लगा। कौन देगा सर उसका पैसा? क्योंकि सिर्फ वो सब्जी लेके जा रहा था, पुलिस दौड़ा, उसको भागना पड़ा और भागते फिसल गया सर, टूट गया सर। उसका फिसल गया, पूरा हड्डी, पूरा जो कटोरी होती सर पूरा टूट गया है। अब सर इसका कौन खामिया, जब उसका कैरियर बर्बाद हो गया। एक चीज़ अब सुनिए भाई, सुन लो, थोड़ा सा दूर हो जाइए प्लीज। देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिक्के का हमेशा एक ही पहलू हो। सिक्के का और घटनाओं का दूसरा पहलू होता है। जैसे 25 तारीख वाली घटना जो है, प्रयाग स्टेशन बहुत दूर नहीं है, आधा किलोमीटर होगा यहाँ से, और आधा किलोमीटर स्टेशन है, वहाँ पे स्टेज हो रहा था प्रोटेस्ट। वहाँ पे उसी दिन पटना में भी हो रहा था, उसी दिन यहाँ पर पटना में भी बवाल हुआ, बिहार के कई इलाकों में, जहानाबाद में भी। सर एक चीज करेक्ट करना चाहता हूँ, और आरोप है, खबरें बताती हैं कि कुछ छात्र वहाँ पे पहुँच गए, ट्रैक पे रेल रोकने का प्रयास करने लगे, ट्रेनों को रोकने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद जीआरपी की ओर से लोग आए। मतलब ये खबरें तो चली हैं ना, ये खबरें तो हैं ही है ना। आप लोग खंडन करिएगा, वो अलग बात है। मैं पूछ रहा हूँ, खबरें तो यही आई है ना। हाँ, कि छात्रों को मनाया गया, छात्र फिर भी शांत नहीं हुए, छात्र नहीं हटे, और उसके बाद प्रोटेस्ट हटते पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसके बारे में आपके बयान है कि आप लोग हॉस्टल में चले गए, आप लोग जो छात्र हॉस्टल में गए नहीं शामिल थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया, असली प्रोटेस्टर को नहीं पकड़ा गया। जिसने असली बवाली, कौन है असली बवाली? इलाहाबाद के प्रोटेस्ट में बवाल होता ही होता है, कौन है असली बवाली? एक चीज और मैं करेक्ट करना चाहता हूँ सर, जो बघाड़ा डेलीकेसी है, जहाँ पे उस दिन घटना हुई थी तत्काल ट्रेन पे, वो एकदम स्टेशन और बघाड़ा से दूरी ही नहीं है। जो सब्जी मंडी लगती है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट, मैं होकर आऊँ बघाड़ा से, बिल्कुल सर, तो वो भीड़ जैसे अभी शाम का प्रोटेस्ट होता है, तो उसमें भीड़ अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो उसमें क्या होता है कि वो ट्रैक तक पहुंच गए लड़के। ये एक मतलब सोची समझी चाल नहीं थी कि ट्रेन को रोकने गए थे। एक चीज पुलिस ने भी कहा है कि जो है कि जो ट्रेनें थी वो दोनों स्टेशन पे थी। अगर ट्रेन को रोकने की कोशिश हुई तो भाई लड़के पूरे एकदम पटरी पे आते। एक भी मतलब उसमें कुछ लड़के, उसमें सर वो एक मुद्दा बना रहे हैं कि हाँ कुछ हो सकता है सर, अब चिन्हित करना मुश्किल है कि किसी ने पत्थर ट्रैक से उठा करके एकाध उसने जो है वो कर दिया था। इस वजह से उनका ट्रेन वगैरह रोकने का कोई प्रयास नहीं था सर। उसमें तत्काल रूप से किसने चलाया था पत्थर? अब ये चिन्हित कैसे कर सकता है सर, जहाँ पे अब 10,000, अभी यहाँ पे 10,000 की भीड़ आ जाएगी। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय, जो इसको उन्होंने चिन्हित किया था उसको निकालना चाहिए था। प्रशासन ने एक तरफ से लाज में घुस के मारना स्टार्ट किया था, ये तो सही नहीं था सर। एक बात बताऊंगा इसमें, जैसे 4 तारीख को जो घटना थी, सबसे पहली बात तो मैं आप सबको बता दूं कि बर्तन लड़कियों के हॉस्टल में बजना शुरू हुआ था, और जब लड़कियों ने अपना शोरगुल शुरू किया तो हम लोग चौराहे पे आए हैं। वही जो कुछ संख्या इकट्ठा थी, वही संख्या बदल गई बड़ी संख्या में। 5 तारीख को हम लोगों ने ऐलान किया था, यही गेट पे जहाँ पे इकट्ठा हैं कुछ साथीगढ़ आए थे, और वो आंदोलन बड़ा आंदोलन बदल गया। लेकिन जब ये वाली जो बात 25 तारीख वाले में बात कर रहे हैं, 5 तारीख में जो FIR हुआ और 4 तारीख में, 4 तारीख वाले में 300 लोगों पे FIR होता है और 5 तारीख वाले में 600 पे FIR होता है। वो FIR अज्ञात में होता है और 2 लोगों पे जिनके नाम होता है इस कारण से होता है क्योंकि यहीं से जब मैंने आंदोलन यहाँ ख़त्म किया तो कुछ लोग उसमें से निकल करके बालसन चले जाते हैं। लड़के जो उसमें थे तो कुछ लोग उसमें से चले भी गए, 40-50 लोग। तो उन लोगों ने पत्थरबाजी उस दिन भी हुआ था, पत्थरबाजी उस दिन भी किया, उसके वजह से FIR वहाँ के लड़कों पे हुआ, यहाँ पे किसी पे FIR नहीं हुई थी। 5 वाले में जो FIR हुआ, 25 और 26, एक मिनट भाई साहब, 25 तारीख वाले में जो मामला है उसमें पत्थरबाजी किसी ने, जैसे कुछ लोग ट्रैक उखाड़ने लगे, कुछ ये ट्रेन चली नहीं रही थी, ट्रेन तो खड़ी थी और मालगाड़ी थी, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि ट्रेन चल रही थी, क्योंकि पुलिस भी अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए और अपनी बातों करने के लिए, जो SSP अजय जी हैं जिन्होंने बोला। लेकिन ये जो जहाँ पे हम लोग गए थे, लॉज में घुस के मारे थे यहाँ पे, वहाँ तो कोई लड़का निकला ही नहीं था, वहाँ से डिस्टेंस अलग था, मारना कुछ और था, टारगेट कोई और था, मार कोई और खा गया। किसका फॉल्ट है ये सबसे बड़ा फॉल्ट तो मुझे लगता है प्रशासन का है और सरकारों का है, जिनकी वजह से आज ये स्थिति बनी हुई है। कल्प्रिट को उन्होंने मार्क नहीं किया। अरे एकदम से, एक मिनट सुनिए, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। जो 100 लोग बोलेंगे आवाज नहीं आएगी, बात हो रही है, सबकी बात हो रही है।
जो कल्प्रिट रहते हैं वो कई बार पैसा दे करके बच जाते हैं। जैसे यहाँ नकल माफिया जो एक्टिव हैं उनको आप पकड़ के छोड़ देते हो, किसी भी कारण छूट जाते हैं, सरकारी उनकी पकड़ अच्छी है, उनको कोई अपराध का कोई वो नहीं मिलता। उन्हीं की वजह से बच्चे एज ओवर हो रहे हैं, एज रिलैक्सेशन की समस्या उभर आ गई है। तो ये कहीं असली कल्प्रिट सरकार के रिश्तेदार हैं, सरकार के नाती पोते बन जा रहे हैं और हम सब उसमें मार खा रहे हैं। ठीक है जी। मैं अब एक सवाल पूछूंगा आप लोगों से, थोड़ा सा प्लीज। बिल्कुल। मैं भी तेज बोल रहा हूँ और मुझे आप लोगों को भी भरोसा है कि आप लोग की आवाज़ भी बुलंद है, इसलिए आप लोग भी अपनी आवाज़ थोड़ी सी तेज रख के बात करेंगे। घेरा मेरे ऊपर चपिए मत, ठीक है? थोड़ा सा हाँ प्लीज, मेरा करबद्ध निवेदन है आप लोगों से। सर बोल लीजिएगा, सोच समझ लीजिए। देखिए मैं अब ना थोड़ा सा एक कठिन सवाल पूछने वाला हूँ आप लोगों से, शायद कठिन हो भी ना आप लोगों के लिए। हम लोग, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और मेरे साथी मोहन है वो भी स्टूडेंट हैं, कितने सारे लोग हैं, सब लोग स्टूडेंट हैं। पीछे देखिए पुलिस का फोर्स जो पीछे देखिए पुलिस की फोर्स खड़ी है, पहले 3-4 जवान थे, अभी अधिकारी लोग भी खड़े हैं, वो लोग भी स्टूडेंट रहे होंगे, है ना? यहाँ पे भीड़ में कितने सारे लोग स्टूडेंट होंगे और हम में से कई स्टूडेंट होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। हमें लगता है कि यार एग्ज़ाम निकल जाए, हमारा एग्ज़ाम आ रहा है, हमने पैसा देके फॉर्म भरा और हमने तैयारी की और समय से रिज़ल्ट आ जाए। समय से रिज़ल्ट नहीं आता है, फिर उसमें ये सब गड़बड़ियाँ होती हैं, तो हमें दुख होता है। मुझे लगता है अभी भी मैं साफ साफ ऑन द रिकॉर्ड भी कह सकता हूँ कि अगर सरकारों ने सही से परीक्षाएं नहीं कराई हैं तो सरकारों की गलती है और दिन रात परीक्षा के लिए मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के साथ ये घोर अन्याय है। प्लीज़ मैं ताली बटोरने नहीं आया हूँ यहाँ पे, वो नेताओं का काम है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, इलाहाबाद में जो प्रोटेस्ट होते हैं वो अचानक से इतने ज़्यादा संगठित, मतलब इतने एक कॉल पे सैकड़ों लोग जमा, अचानक से सैकड़ों लोग, 1-2-3 लोग कॉल हुए, इतने लोग जमा हो गए। हाँ, और फिर वायलेंस भी हो गया, पुलिस की भी कार्रवाई हो गई। भाई हम तो पुलिस पे सवाल उठाते रहेंगे, लेकिन हमें ये तय करना है कि हम कहाँ खड़े हैं। ये आरोप लगते हैं कि भाई विपक्षी पार्टियों के लोग शामिल हैं, विपक्षी पार्टियाँ ये सब करवा रही हैं, यूपी में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में विपक्षी पार्टियाँ ये करवा रही हैं। इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है ये बस ऐसे ही बताइए आप लोग। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए चिल्लाओ ना यार। क्योंकि छात्र आंदोलनों का जो स्वरूप हम लोग लंबे समय से देखते रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो ज़रूर होती है। आप लोग भी सयाने हैं इतने, है ना? हाँ बोलिए, क्या बोलिए सर? भाई आराम से प्लीज, मैं आखिरी 2 मिनट है मेरे पास, प्लीज। सर बात ऐसी है, आऊंगा सर, बात ऐसी है, मास्क ऊपर कर लो दोस्त। हाँ जी, बात ऐसी है, मेरे पास दोनों के लिए एक पॉइंट है, स्टूडेंट्स के लिए भी और पुलिस के लिए भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुलिस ने जो जेस्चर शोन किया यहीं सामने खड़े होकर, एसएसपी सर, ये शोन वेरी नाइस जेस्चर कि उन्होंने समझाया। पुलिस के पास एक वो भी तरीका है, लेकिन हाँ कुछ उपद्रवी हैं। और जहाँ तक बात है पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स है, ये बात सही है, ऐसी बात नहीं कि विदाउट पॉलिटिक्स इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतनी जल्दी सब ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाए। ये भाई आप लोग बोलना ना, माइक आएगा आपके पास, बोलना ना, सुन लो दूसरे को यार, सुन लो दूसरे को। हाँ, मेरा इनसे विरोध नहीं है, आप बात सुनिए ना, एक पक्ष जानिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई एजिटेशन करते हैं ना, तो अगर वो वायलेंट रूप लेगा ना, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे साथ 5 लोग खड़े हैं, उनमें से कोई एक गलत काम करता है तो मैं भी उतना ही उसमें हिस्सेदार होता हूँ। आपके बीच में से कोई काम कर रहा है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, हाँ ये है, पुलिस थोड़ा सा हाइपर एक्शन कर गई, जो उनके अंदर जाके उनको भाई देखिए, आऊँगा एकदम भाई, एक आदमी बोलने दीजिए प्लीज। सर सवाल मेरा रिक्वेस्ट है सर। सर सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि सर स्टूडेंट जो है पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती, सर यहाँ यूनिवर्सिटी है और छात्र हैं, तो अगर इस छात्र नेता बीच में हैं
तो वो अगर छात्रों के लिए जब मुद्दा आएगा तो अगर वो सामने नहीं है, पॉलिटिक्स एक मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है, जो छात्र नेता होते हैं अगर वो छात्रों के मुद्दों को नहीं उठाएंगे सर, तो ये भी तो एक हम उनको कैसे नेता मानेंगे? छात्र राजनीति फिर किस बात की? ये एक मुद्दा है कि जो छात्र राजनीति पे इन्वॉल्वेशन का है, तो छात्र अगर छात्र राजनीति है तो छात्रों का तो इन्वॉल्वेशन होगा सर। और इसमें जो विपक्षी पार्टियों की बात आती है वो सब कितनी सही है? विपक्षियों की पार्टियों की सर बात आती है, ये जैसे अब छात्र राजनीति जो विशेष राजनीतिक दलों से संबंध होता है, जैसे अब उसमें एबीपी का है, वो समाजवादी छात्र सभा का है, ये अगर इन सब चीज़ों का होता है तो वो हो सकता है कि किसी सरकार जो अगेंस्ट होती है तो उसके और जो विपक्षी जो स्टूडेंट यूनियन होता है वो ज़्यादा मुद्दा देखता है। नहीं, अब सुनिए, आपकी बात भी सुन ली सर, ठीक है मैंने, नहीं सुनिए आप मेरी बात सर, लेकिन एक चीज़ और प्लीज मेरी, हाँ बोलिए जल्दी से बता दीजिए सर। ये है कि मतलब मेन चीज़ है कि इसमें सरकारों का दोष है, सरकार इसलिए दोष है कि सर, वो तो मैंने भी कहा ना दोस्त, वो तो मैंने भी कहा ना दोस्त, सर जब मुद्दे देते हैं और जब स्टूडेंट नाराज होगा, परेशान होगा सर, तो मैंने भी कहा ना दोस्त, वो तो सब। अब सुन, अब नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा यार, मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर, सुनिए क्या आप एक बात सुनिए, आप बहस में अभी आए हैं ना, अभी बहुत देर से बातचीत चल रही है। अब सुनिए, सब लोगों ने बात कही है, मेरे प्रति मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है ना। आप सर जो कह रहे थे आप ऑर्गेनाइज था, ये बहुत ना ऑर्गेनाइज नहीं था। देखिए हाँ ठीक है, होता क्या है, कोई भी आंदोलन होता है पूरा इतिहास होता है, ये तो बहुत छोटा आंदोलन था। पहली बार जो आंदोलन होता है उसके पीछे के जो कारणों होते हैं उनके पहले विवेचना करना चाहिए। इतने दिन से इनका फेलियर था, आप देखिए टेट का लीक हुआ इतना पेपर, सबने बताया है, लोगों का सबने ये सब बातें बताई हैं लोगों ने, गुस्सा थी और इसीलिए वो इतना ज्यादा वो व्यापक हो गया। सिर्फ एनटीपीसी और आरआरबी का मैटर नहीं था। सर अब सुनिए अब नहीं अब सुनिए, अब प्लीज भाई शांत रहिए, भाई प्लीज शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए सर, मेरा रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ा हूँ आपके साथ, सब प्लीज शांत रहिए। अब आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग अपने अपने घर चले जाइए, जहाँ जाना हो काम से आइए, मैं वीडियो बंद करने वाला हूँ। नहीं सर प्लीज, मैंने आपकी बात सुनी है ना, आप इतना सुन सकते हैं मेरी, मैं हूँ आप लोगों के बीच में, अभी इलाहाबाद में ही हूँ, अभी आप लोग प्लीज जाइए, मेरा रिक्वेस्ट आप लोग जाइए सर। बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, ये सबने कहा कि कैलेंडर बनना चाहिए। हाँ ठीक है सर, जाइए सर, ठीक है सर, ताली वाली नहीं बजाइए, जाइए हाँ सर, जाइए ठीक है सर, जाइए आप लोग। हाँ मेडिकल स्टैंडर्ड की सर, हाँ। मेडिकल स्टैंडर्ड ग्रुप डी में मेडिकल में सर मैं सुनूंगा बात, अभी सबको मैंने भेज दिया, आपकी बात अलग से सुनूंगा तो सबके प्रति बेईमानी होगी ना। आप जाइए, अभी आपकी आवाज नहीं आएगी सर, आप जाएं प्लीज सर, आप जाएं, मैं आऊंगा मैं मिलूंगा, जाएं सर, आप लोग सभी लोग जाएं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग, जाइए सर, जाइए सर, सर नहीं सर जाइए, मैं किसी और बेईमान नहीं। तो ये सलोरी से हम ये आयोजित कर रहे थे, हमने सोचा कि लोगों से सुने, उनकी बात सुने, उनके आरोप और उन पर उठ रहे सवालों को थोड़ा सुने, और जितनी भी जैसी भी कोशिश हुई, आपको कैसी लगी ये बातचीत हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना ख्याल रखिएगा और लल्लन टॉप ज़रूर देखते रहिएगा। शुक्रिया।